Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Railways of Class 10 Geography Chapter number 7. So हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स देखे थे जिसमें कि हमने ये देखा कि इंडिया में किस तरीके से अलग अलग तरीके के रोड्स जो हैं वो क्लासिफाइड है। अब इस वीडियो में हम दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि है रेलवेज उसको डिस्कस करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, जब हमने ट्रांसपोर्ट की क्लासिफिकेशन देखे थे तो हमने देखा था कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। तो इन 3 जरियों से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था लैंड वाला सेक्शन कि लैंड ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो रोडवेज था पहला। तो लैंड में मतलब जो धरती है उस पर हम रोडवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसकी डिस्कशन हमने कर चुकी है, हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा, क्या क्या क्लासिफिकेशन हमने वो डिस्कस की। अब हम बात करेंगे सेकंड जो लैंड ट्रांसपोर्ट है रेलवेज, उसकी बात करेंगे। ठीक है। सो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। सो हमारे देश में फ्रेट एंड पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज एक प्रिंसिपल मोड है, मतलब कि मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट मतलब जो गुड्स हैं, सामान है। जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में तो उसको हम फ्रेट कहते हैं। तो जो सामान है, सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट या मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे देश में। Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over long distances. तो रेलवेज क्या कर रहा है? रेलवेज की मदद से हम एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। मल्टीफेरियस एक्टिविटीज मतलब कि एक नहीं बल्कि हम कई ज्यादा एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। जैसे कि बिजनेस हो पा रहा है। आज अगर कोई पर्सन है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बना रहा है और उसको ये प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर तक बेचना है, इसको सोल्ड करना है, तो वो क्या करेगा? वो ट्रेन के थ्रू अपने गुड्स को दूसरी जगह, जो बहुत दूर जगह है, उसमें भेज सकता है। तो ट्रेन जो है वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है। और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया? बिजनेस, उसको बूस्ट मिल रहा है। अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे, अगर फैक्ट्री से कंज्यूमर तक गुड पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या कोई भी बिजनेस पॉसिबल हो पाएगा? इसके अलावा जो दूसरे बिजनेसेस हैं भाई, सर्विसेज हैं, इन सभी चीजों में भी रेलवेज कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा रेलवेज की मदद से साइट सीइंग हो पाती है, मतलब कि जैसे लोग सीनरी देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना, तो वो चीज हो पाती है। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के थ्रू जाया जा सकता है। और ट्रेन में ही जब हम जाते हैं तो हम खिड़की से कितने सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं, तो वो साइट सीइंग हो पाता है। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थ यात्रा होती है, तो ट्रेन के थ्रू इजीली कोई पर्सन जो है अपने घर से किसी ऐसी जगह पे जा सकता है जहाँ कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मतलब कि किसी भी पिलग्रिमेज जो स्थान है वहां पे वो जा सकता है और इंजॉय कर सकता है। तो ये चीज रेलवेज ने काफी आसान बना दी है। अब वैसे हमने जब रोडवेज वाला सेक्शन डिस्कस किया था तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से रोड्स जो है वो काफी अच्छे हैं एज कंपेयर टू रेलवेज, या रोड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो वो चीज हमने डिस्कस की थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे नहीं है। देखो, हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का अपना फायदा होगा। रेलवेज जो है वो कई मायनों में रोडवेज से बेटर है और कई मायनों में रोडवेज जो है वो रेलवेज से बेटर है। तो हर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसकी अपनी अपनी खूबियां हैं, अपने अपने सेगमेंट में वो बहुत अच्छा करते हैं। देखो, कोई भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। तो कुछ चीज में रोडवेज बहुत अच्छा है, कुछ चीज में रेलवेज बहुत अच्छा है। ठीक है। और इसी तरीके से कुछ चीजों में देखोगे आप वाटरवेज काफी अच्छा होगा, मतलब रेलवेज एंड रोडवेज के मुकाबले कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें जो वाटरवेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहीं इन सबको छोड़ के कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे एयरवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मतलब ये हर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अपने अपने फायदे हैं। जब हमने रोडवेज वाले सेक्शन में ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसका मतलब ये नहीं है कि रोडवेज बेस्ट है हर महीने में। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए थे कि किन मायनों में रोडवेज अच्छा है। ठीक है।
तो जब हम रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवेज के भी अपने फायदे हैं। रेलवेज जो है वो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले कई चीजों में बहुत अच्छा है। तो रेलवेज जो है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के साथ साथ साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, बिजनेस, इन सारी चीजों में भी मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 years। तो जो रेलवेज है वो ट्रांसपोर्टेशन तो देता ही देता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता ही है, बट उसके साथ साथ रेलवेज जो है उसने इंटीग्रेशन का भी काम किया है। मतलब कि पिछले 150 सालों से रेलवेज क्या कर रहा है, हमारे देश के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। तो मतलब रेलवेज की मदद से क्या हो गया, हम और ज्यादा जुड़ गए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। रेलवेज इन इंडिया bind the economic life of the country as well as accelerate the development of industry and agriculture। रेलवेज जो है वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ को बांधता है, बाइंड करके रखता है। देखो इकोनॉमिक लाइफ किससे चलती है, बिजनेस से चल रही है। जो इकोनॉमिक लाइफ है वो किससे हो रही है कि जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। रेलवेज जो है वो लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं ना, कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेन की मदद से, जैसे लोकल ट्रेन चलती है मुंबई में, तो मुंबई में जो लोकल ट्रेन चल रही है उनकी मदद से लोग क्या कर रहे हैं, डेली अपने ऑफिस जा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। तो मतलब ट्रेन क्या कर रही है, इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, लोगों को जो है अपलिफ्ट कर रही है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रही है। तो हमारी इकोनॉमिक जो लाइफ है उसमें काफी ज्यादा योगदान है रेलवेज का। इसके साथ साथ जो रेलवेज है वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, और एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी रेलवे का अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे एक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री कैसे हो रहा है रेलवेज की मदद से, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल चाहिए, बट जैसे कोयला है, ठीक है, मान लो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए, कोल चाहिए, कोयला चाहिए। और कोल जो है वो कैसे आएगा, कोल बहुत बल्कि रॉ मटेरियल है, तो कोल को ट्रेन की मदद से लाया जाएगा। तो स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रेन की मदद से आसानी से उसका रॉ मटेरियल आ सकता है। अगर स्टील प्लांट यहाँ पे है और यहाँ पे अगर कोयला आ ही नहीं पाएगा तो क्या ये स्टील प्लांट काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो रेलवेज है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, और इसके साथ एग्रीकल्चर में भी मदद कर रहा है। जो एग्रीकल्चर के बड़े बड़े ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, जो मान लो दूध है या फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, मूव किए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिल रहा है। द इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। जो रेलवेज है ना, ये एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसा समझ सकते हो। मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी कंपनी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन एंड कंट्रोल की जाती है, गवर्नमेंट उसको चला रही है। तो रेलवेज हमारे देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यूं कह सकते हो कि सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश की, पब्लिक कंपनी, नॉट पब्लिक कंपनी एग्जैक्टली, बट हाँ कि ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट चला रही है। ये सबसे, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी अंडरटेकिंग्स चलाई जा रही हैं, जितने भी कंपनीज चलाई जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ी इंडियन रेलवेज है, ऐसे समझ सकते हो। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। तो हमारे देश में सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने चली थी, और ये ईयर 1853 में हुआ था। हमारे देश में फर्स्ट स्टीम्ड ट्रेन, मतलब जो स्टीम इंजन की मदद से ट्रेन चलती हैं, वो ट्रेन सबसे पहली चली थी, ठीक है। उस टाइम तक कोई मोटर वाली या फिर जो इंजन वाली ट्रेन्स रहती हैं, इलेक्ट्रिक इंजन वाली या पेट्रोल डीजल इन सारी चीजों से चलने वाली जो ट्रेन है वो उस टाइम तक नहीं बनी थी, तब स्टीम इंजन रहता था, ठीक है। तो वही वाली ट्रेन सबसे पहले चली थी इंडिया में, और मुंबई से थाने चली थी 1853 में। और इस ट्रेन ने सबसे पहला जो डिस्टेंस था, सफर था, वो कितने का किया था, 34 किलोमीटर का। इंडियन रेलवेज इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन्स। अब इंडियन रेलवेज जो है अलग अलग जोन्स में बटी हुई है, तो 16 जोन्स हैं इंडियन रेलवेज के। जोन्स मतलब जैसे आप अगर नॉर्थ साइड हो तो आपने देखा होगा जब ट्रेन से जाते हो तो जगह जगह लिखा रहता है एनआर, नॉर्दर्न रेलवेज, है ना। ऐसे ही ईस्ट कोस्ट रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, ठीक है।
इस तरीके से 16 जोन्स जो हैं रेलवेज के बटे हुए हैं। The distribution pattern of railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. अब मतलब हमारे देश में ट्रेन के जो नेटवर्क हैं वो फैले तो हुए हैं, बट ये जो ट्रेन का नेटवर्क है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ट्रेन के नेटवर्क दिखेंगे, पूरा रेलवे सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा एस्टैब्लिश दिखेगा, बट वहीं देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे कि इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड रेलवे सिस्टम नहीं है। तो ये चीज कैसे डिसाइड हुई है, किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारा रेलवे नेटवर्क? तो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स मतलब जो जगह है, वहां की जमीन कैसी है, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, वहां पे किस तरीके का मौसम है, इन सारी चीजों से। इकोनॉमिक, भाई कोई ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मान लो कोई ऐसी जगह है, जैसे मान लो पहाड़ है, हिमालयास की चोटी पे कुछ लोग तो रह रहे हैं, बट वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसी जगह पे ट्रेन्स का होना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स अगेन की मतलब कोई पर्टिकुलर जगह है, वहां पे ट्रेन का सिस्टम लगाना कितना सही रहेगा, कितने अच्छे से उसको मैनेज किया जा सकेगा, कितने लोग उसका फायदा उठा पाएंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं अफेक्ट करती हैं रेलवे नेटवर्क को। The northern plains with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable conditions for their growth. अब अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो हमारे देश में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बहुत ज्यादा सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं रेलवेज के स्टैब्लिशमेंट की, इसीलिए ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा डेंस नेटवर्क रेलवे का आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने मिलेगा। तो क्या ऐसा रीजन है क्यों नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करता है या इंजॉय करता है अच्छा डेवलप्ड रेलवे नेटवर्क? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बड़ी लेवल लैंड है। लेवल लैंड का मतलब प्लेन लैंड है, उबड़ खाबड़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ है, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ऐसे उबड़ खाबड़ सी जमीन है, लेवल है, प्लेन है, ठीक है। ऐसे इस पे पटरी बनाना, इस पे ट्रेन का नेटवर्क फैलाना काफी आसान है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वास्ट लेवल लैंड है। दूसरा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। ये जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे जब हम रेलवे नेटवर्क बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएंगे। रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी कंडीशंस की वजह से क्या है, रेलवेज यहाँ पे काफी अच्छे से ग्रो हो पाया है। हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टेकल्स। बट एक दिक्कत है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे बहुत सारी नदियां देखने मिलती हैं, और वो जो नदियां हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी नदियां हैं, बहुत काफी वाइड है वो। तो प्रॉब्लम ये आती है कि उन नदियों को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो कभी कभी ये जो चीज है मतलब नदियों को पार करना, ठीक है, उसके लिए ब्रिजेस वगैरह बनाना ताकि ट्रेन जा सके, तो ये चीज कभी कभी एक दिक्कत का काम करती है, क्योंकि आसान नहीं होता किसी भी नदी पे ऐसे ब्रिज बनाना, और फिर हादसे वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, ब्रिज टूट सकता है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवेज को। इन द हिली टेरेन्स ऑफ पेनिनसुला रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। अब बात करें हम पेनिनसुला रीजन्स की, जो हमारा पेनिनसुला है साउथ में, तो वहां पे क्या है, वहां पे रेलवे ट्रैक्स लो हिल्स में बिछाई गई है, मतलब कि थोड़े कम जो ऊंचे हिल हैं। एक तो होते हैं एकदम ऐसे हाई पीक वाले, लो हिल्स मतलब जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ऐसे छोटी छोटी उनकी हाइट है, उन पे रेलवे लाइन बिछाई हुई है। उसके अलावा गैप्स के थ्रू, जैसे दो पहाड़ों के बीच में जो गैप आ रहा है उसके थ्रू रेलवे लाइंस बिछाई हैं। टनल्स के थ्रू, कि जो पहाड़ हैं उसको खोद के उसमें गुफाएं बना दी हैं, उसमें एक तरीके से टनल्स बना दी हैं, और उन टनल्स के थ्रू ट्रेन जो है पास कर सकती है। इन सारी चीजों की मदद से जो पेनिनसुला है हमारा, उसमें ट्रेन का सिस्टम डेवलप किया गया है। अब बात करें हिमालयन माउंटेनस रीजन की, जो हिमालयाज है हमारे, वहां पे रेलवेज की कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा हाई रिलीफ है, बहुत ज्यादा स्लोपी एरिया है, ठीक है।
हिमालयाज में बर्फ पड़ती है और काफी ज्यादा ऊंचाई पे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो दिक्कत क्रिएट करते हैं रेलवे की जो पूरी लाइंस है उनको बिछाने में। इसके अलावा हिमालयाज पे जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत स्पार्स है, मतलब कि बहुत कम पॉपुलेशन वहां पे रहती है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे जो हिमालयाज वगैरह है वहां पे आपको बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन्स नहीं देखने मिलेंगे, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हिमालय वाले रीजन में कम है और इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से या बहुत घना रेलवे नेटवर्क नहीं देखने मिलता है। अब इसी तरीके से वेस्टर्न राजस्थान में जो सैंडी प्लेन्स हैं, जो ये डेजर्ट वाला इलाका है, वहां पे भी काफी मुश्किल होता है रेलवे लाइंस को बिछाना। गुजरात में जो स्वाम्स हैं, स्वाम्स मतलब एक तरीके से जो गीला इलाका रहता है, कीचड़ वाला जो इलाका रहता है, तो गुजरात में क्या है, ऐसे स्वाम्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे जमीनें हैं जो कि गीली रहती हैं, कीचड़ वाला पूरा इलाका रहता है, उनमें भी रेलवे लाइंस का बिछाना बहुत मुश्किल है। फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में बहुत घने घने जंगल हैं, काफी बड़ा इलाका जो है मध्य प्रदेश में वो जंगलों से घिरा हुआ है, तो उन जंगलों के बीच से ट्रेन निकालना, ट्रेन की पटरियां बिछाना वो भी बहुत मुश्किल है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, इनमें भी घने घने जंगल हैं और अगेन इन घने जंगलों में ट्रेन का नेटवर्क बिछाना मुश्किल है। द कॉन्टिग्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस, जिन्हें हम घाट्स कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स हमारे पेनिनसुला में, साउथ में ये जो हमारा पेनिनसुला है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स में जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है उसको इजीली क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये जो सह्याद्री रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ गैप्स और पासेस के थ्रू ही पार करी जा सकती है। मतलब मान लो ऐसे पहाड़ हैं, तो ये जो बीच में नीचे का हिस्सा होता है, जो बीच में गैप है, इसको हम पास कहते हैं या घाट्स कहते हैं। तो ये जो पासेस हैं इनके थ्रू ही रेलवे लाइंस बिछाई जा सकती हैं सह्याद्री रेंज में। तो पासेस और गैप्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि हर जगह मिले, और जरूरी नहीं है कि ये जो गैप्स हैं वो डिजायर्ड प्लेस तक जाएं। मतलब मान लो हमें जाना कहीं है और एक गैप हमें कहीं और मिल रहा है, ठीक है, पहाड़ यहाँ पे और हमें जाना इस तरफ है, यहाँ पे जो सीधे पहाड़ है इनके थ्रू हम रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते। तो होगा क्या, पहले इस पास के थ्रू ट्रेन में, मतलब ट्रेन का सिस्टम डेवलप किया जाएगा और तब जाके यहाँ पे पहुंचा जाएगा। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो वेस्टर्न घाट्स में देखी जाती हैं। उसके अलावा इन रीसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्कन रेलवे along with the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in the most important economic region of India. तो कोंकण रेलवे सिस्टम जो है वो शुरू हुआ है वेस्ट कोस्ट में ही, मतलब हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे कोंकण रेलवे सिस्टम शुरू हुआ है। और ये जो कोंकण रेलवे है इसकी मदद से क्या हुआ है, अब और आसानी से पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस रीजन में सामान जो है, गुड्स जो है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह अब ज्यादा मात्रा में जा सकता है। तो ये जो पूरा इलाका है, वेस्टर्न कोस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो कि आप कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन मतलब यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स होंगे, क्या है, यहाँ पे बंदरगाह होंगे, पोर्ट्स होंगे, और उन पोर्ट्स में क्या है, सामान लाया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पूरा कोस्टल इलाका है, कोस्टल इलाके में क्या है, पोर्ट्स रहते हैं, और इन पोर्ट्स में क्या होता है, शिप्स के थ्रू हम सामान लाते हैं और ले जाते हैं। अब मान लो किसी दूसरे देश से हमने सामान मंगाया, वो शिप के थ्रू आ गया। अब सामान तो शिप के थ्रू आ गया, बट आगे अंदर देश में वो कैसे जाएगा, रेलवेज के थ्रू। तो ये जो पूरा रेलवे सिस्टम कोस्टल रीजन पे लगाया है, वेस्ट कोस्टल रीजन पे डेवलप हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन है और इसको रेलवेज की मदद से बूस्ट मिलेगी। It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in some stretches of landslides. बट जैसे पहाड़ वाले इलाके में या वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, ये पूरा जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ों में इनके थ्रू जब ट्रेन की पटरियां बिछाई जाती हैं तो उससे क्या दिक्कत आती है, कभी कभी लाइन स्लाइड हो जाता है। लाइन स्लाइड में क्या है कि जो पहाड़ है उसके ऊपर का हिस्सा नीचे ढह के आ जाता है, तो वो जो लैंड स्लाइड है उसकी वजह से क्या हुआ है कि पटरियां, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, वो पूरे मलबे में दब गई हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, बीच में यहाँ से ट्रेन की पटरियां जो हैं जा रही हैं, यहाँ पे ट्रेन की ट्रैक्स यहाँ पे बिछी हुई है, बट हुआ क्या कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। ये वाला जो इलाका है यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई और पूरा मलबा जो है, मतलब मिट्टी पत्थर ये सारी चीजें नीचे आ गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पूरा मलबा है ये पटरियों के ऊपर इकट्ठा हो गया, तो पटरियां जो ट्रैक्स हैं वो धस गई इसके बीच में। तो इस तरीके से लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कत देखने मिलती है इन इलाकों में।
Today, the railway have become more important in our national economy than all other means of transport put together. अब आज की डेट में रेलवेज जो है वो हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, बल्कि अगर हम दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को साथ में भी रख देना, उसके मुकाबले अकेले रेलवेज का काफ़ी ज़्यादा फायदा है। मतलब कि बाकी सारे दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले रेलवे सिस्टम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो रेलवेज में क्या होता है, क्यों इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और क्यों हम कह रहे हैं कि दूसरे जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उसके मुकाबले रेलवेज काफी इंपॉर्टेंट है, उसके काफी फायदे हैं। तो रीजन ये है कि जैसे हम रोड की अगर बात करते हैं तो रोडवेज के थ्रू आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिस्टेंसेस को ट्रैवल नहीं कर सकते। ट्रैवल अगर करोगे भी तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मतलब मान लो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, आप रोड के थ्रू जा तो सकते हो पर आपको टाइम बहुत लग जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएंगे। बट अगर आप ट्रेन के थ्रू जाओगे तो वही सेम चीज 2-3 दिन में कवर हो सकती है। तो जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, बहुत ज्यादा दूरी जो है ट्रेवल करनी है, तो उसमें फायदा होता है रेलवेज का। उसमें रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा आप कह सकते हो कि भाई बहुत दूर जाना है तो एरोप्लेन भी तो ले सकते हैं ना, प्लेन से भी जा सकते हैं। तो प्लेन जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है, आम आदमी प्लेन को इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जो नॉर्मल पर्सन है जिनकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, उनके लिए ट्रेन जो है वो काफी अच्छा माध्यम है। और ज्यादातर हमारे देश में लोग कैसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए ट्रेन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब हमें एक जगह से दूसरी जगह गुड्स बेचने होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूर हमें भेजना है, तो प्लेन जो है वो अगेन बहुत ज्यादा महंगा होता है। और शिपिंग हर जगह काम नहीं करती, शिप के थ्रू आप हर जगह नहीं सामान भेज सकते। मान लो आप पंजाब से ओडिशा में कोई चीज भेजनी है, तो इसमें आप शिपिंग कैसे करोगे? आप शिप के थ्रू कैसे भेजा, मतलब सामान को भेजोगे? इन दोनों के बीच में कोई नदी कोई समुद्र तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रेन के थ्रू आसानी से पंजाब से ओडिशा पे कोई भी सामान भेजा जा सकता है। प्लेन बहुत महंगा पड़ेगा, शिपिंग पॉसिबल नहीं है। रोड अगेन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता है। अगर सामान की क्वांटिटी कम होगी तो पॉसिबल है, बट अगर सामान बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में है तो ट्रेन ही सबसे अच्छी रहेगी, सूटेबल रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, मतलब अगर भले गुड्स हो या पैसेंजर्स हो, जब बहुत बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके लिए रेलवेज बेस्ट सूटेड ट्रांसपोर्ट रहता है। However, रेलवे ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। अब इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी रेलवेज जो हैं उसकी खुद की अपनी कमियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से ये सफर करता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो कि बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। अब रेलवे को मेंटेन करने के लिए, उसको सही से चलाने के लिए पैसा लगता है, खर्चा आता है। बट अगर लोग टिकट्स ही नहीं खरीदेंगे तो जो रेलवेज है उसके पास पैसा कैसे आएगा? लोग टिकट्स खरीदते हैं, उससे रेलवेज के पास पैसा आता है और उस पैसे से रेलवेज जो है सारी चीजें मेंटेन कर पाती है, ट्रेनों को सही से चला पाती है। अगर लोग टिकट ही नहीं खरीदेंगे तो रेलवेज के पास पैसा नहीं आएगा और सही से ट्रेन नहीं चल पाएंगी। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज नॉट येट स्टॉप्ड कंप्लीटली। अब ट्रेन्स में क्या होता है, चोरी होती है। बहुत सारे लोग, जैसे अगर हम थोड़ी सी वेल डेवलप्ड ट्रेन अगर आती है हमारे देश में, मान लो कहीं पे टीवी वगैरह लगे हैं किसी ट्रेन में, है ना, तो उनको लोग निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ठीक है। रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में खिड़कियों पे पत्थर मारे हुए होते हैं, कांच टूटे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि लोग जो है प्रॉपर्टी को, ट्रेन जो है उसको डैमेज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है। People stop the train, pull the chain unnecessarily and this cause heavy damages to the railways. कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसे ही मजे मजे में, शौक में, बिना किसी मतलब के ट्रेन की जो चेन रहती है उसको खींच देते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है रेलवेज को। ठीक है। थिंक ओवर इट एंड हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। तो आपको इन सारे जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर सोचना है और अपने अपने आपको आइडियाज देने कि किस तरीके से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो ट्रेन्स हैं वो शेड्यूल टाइम पे चलें। जैसे हम देखते हैं ना कि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से ट्रेन्स जो है वो सही टाइम पे चलें। तो कुछ जो तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से हम ट्रेन्स को सही टाइम पे चला सकते हैं। तो पहला है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ऐसा ना हो कि ट्रेन्स जो हैं पटरियां गंदी हुई पड़ी हैं या उन पे कुछ ऑब्स्टिकल आ गया है, उसकी वजह से क्या है, ट्रेन कभी कभी डिले हो जाती है। ठीक है। और ज्यादा रेलवे लाइंस हम लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेम एक लाइन पे चलने की वजह से ही ट्रेन लेट हो जाती है। कि जैसे पटरी एक ही है
और कई ट्रेनों को सेम पटरी से सेम रूट से जाना है, उसकी वजह से क्या होता है कि लेट हो जाती हैं ट्रेन। दूसरा, अननेसेसरी जो चेन पुलिंग होती है, फालतू में बिना मतलब के जो लोग ट्रेन की चेन्स जो है खींचते हैं, वो सारी चीजें जो हैं रुकनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ट्रेन इजीली सही टाइम पे चल सकेगी। दूसरा मतलब जो ओवरऑल रेलवे सिस्टम है, अगर वो थोड़ा सा और सीरियस हो जाए, ट्रेन को शुरू ही थोड़ा टाइम पे करे, है ना, इन सब चीज़ों को लेके अगर थोड़ा सीरियस हो जाए तो थोड़ी जो दिक्कतें हैं वो कम हो सकती हैं। तो आप भी अपने जो आइडियाज़ है वो दे सकते हो कि किस तरीके से हम ये जो डिले रहता है ट्रेन्स में, जो शेड्यूल टाइम से नहीं चलती हैं, इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप भी अपने जो आइडियाज़ है वो कमेंट में दे सकते हो।